हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका 7th क्लास का जो लेसन हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, वो था आपका इन्वायरमेंट के बारे में। आवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण। मैंने पर्यावरण की डेफिनेशन आपको अच्छे से बताई थी कि परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। इसका मीनिंग है कि हमारे चारों तरफ जो परि मतलब चारों तरफ जो फैला हुआ, आवरण का मतलब जो हमें घेरे हुए है या ढके हुए है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब हमने ये भी जाना था इन्वायरमेंट के 2 टाइप्स हमने पढ़े, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में आपने जाना कि जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट के रूप में दिए हैं, यानी जो नेचर ने दिए हैं, हवा, पानी, मिट्टी, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सारे आपके क्या हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट में इंक्लूड है। और ह्यूमन मेड भी जो मनुष्य बनाता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, रोड हो सकती हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, ब्रिज हो सकते हैं, यानी मनुष्य ने जो बनाए वो ह्यूमन मेड में आ जाएगा। नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके मनुष्य ने जो नई चीज़ बनाई वो ह्यूमन मेड में हो गई। तो कल हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। लिथोस्फीयर मैंने आपको बताया था, लिथोस्फीयर जो है हमारी सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, जहाँ मिट्टी जो आपको ऊपर की नज़र आती है, इसमें मिट्टी होती है, रेत होता है, इसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग अपने उद्देश्य के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए। जैसे खेती बाड़ी करनी है, मकान बनाना है, सड़कें बनानी है, ये सारे काम आप किस पर कर पाते हो? लिथोस्फीयर पर। इसके अलावा हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर की एवरेज अगर हम मोटाई की बात करें, थिकनेस की बात करें, तो 100 किलोमीटर है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट और ओशियंस में अलग अलग मिलती है। कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादा है 32 किलोमीटर के आसपास, और कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा मिलती है, यानी महाद्वीपों की मोटाई ज़्यादा है भूमि की, महासागर की कम है। महासागर यानी पूरा पानी की तली में जो चीज़ है उसको बोलेंगे हम लिथोस्फीयर, तो वो उसकी मोटाई कम है, वो 8 किलोमीटर के आसपास ही मिलती है। आज हम इसका अगला रिल्म पढ़ेंगे जो है हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। 2 रिल्म्स आज पढ़ेंगे हम इन्वायरमेंट के हमारे। देखो, लिथोस्फीयर आपका हो गया, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आज हम कर लेंगे। आपका बचेगा क्या? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने आपको बताया था, जब तीनों चीज़ें ये कहीं मिलती हैं तभी बायोस्फीयर बन सकता है। तो आज हम पहले ले लेते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर होता है आपका जलमंडल, यानी पृथ्वी पर जहाँ भी पानी मिलता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर देखिए, हाइड्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड बाय वाटर। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल पृथ्वी का वो हिस्सा है जो किससे ढका हुआ है? पानी से। यानी जहाँ पृथ्वी पर पानी को कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। इसमें आपके सारे ओशियंस, लेक्स, बेज यानी महासागर, खाड़ियाँ, सागर, झीलें, नदियाँ सारी इंक्लूड हो जाती हैं। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी पृथ्वी का मान लीजिए टोटल एरिया 100 है कहीं का, उसमें से 71% किसको कवर कर रहा है? वाटर को। यानी टोटल पृथ्वी का एरिया हमने कितना मान लिया? 100। अब 100 में से 71 हिस्सा जो है किससे ढका हुआ है? पानी से। बच गया कितना? 29, वो लैंड एरिया है हमारा, ठीक है। तो लिथोस्फीयर 29% कवर करती है और हाइड्रोस्फीयर 71% कवर करती है। तो 71% हिस्सा हमारा पूरा किससे ढका हुआ है? पानी से। एंड इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज ए वाटरी प्लेनेट, और यही कारण है कि इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। जल ग्रह मतलब क्योंकि पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर पानी मिलता हो। इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। इसके कलर जो वाटर है, इसके कारण इसे अगर हम किसी सैटेलाइट से या किसी दूसरे प्लेनेट से देखें तो इसका कलर ब्लू नज़र आता है, तो हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं, यानी पानी का ग्रह। All the water bodies such as the ocean, seas, lakes, river, bay, ice caps, glacier, underground water and fresh water together make up the hydrosphere। देखो वही बात आ गई कि सारी वाटर बॉडीज़ यानी सारे जलमंडल, यानी जहाँ भी पानी मिलता है, चाहे वो महासागर हों, ओशियंस महासागर होते हैं, सीज सागर होते हैं, लेक्स झीलें होती हैं, रिवर्स नदियाँ होती हैं, बेस खाड़ी होती हैं, आइस कैप बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियाँ हैं पहाड़ों की, आपको पता है ना ग्लेशियर्स होते हैं बड़े बड़े। हमारी अर्थ का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो बर्फ़ से ढका हुआ है, जैसे पूरा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि किससे कवर है? पूरा बर्फ़ से। और ऊपर की तरफ आपका टुंड्रा रीजन, वो भी बर्फ़ से कवर है। आपकी हिमालय की पूरी चोटियाँ, हिमालय की जो पीक्स हैं, वो सारी, बहुत से ऐसे पहाड़ हैं, बहुत से ऐसे माउंटेन्स हैं जिन क्या जमी हुई है? आइस जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है। आपके जो ग्लेशियर्स हैं
ग्राउंड वाटर का मतलब है पृथ्वी के नीचे से जो पानी हम निकालते हैं, जैसे आप कुआं खोदते हो या हैंडपंप लगाते हो या समरसीबल लगाते हो, वो आपका ग्राउंड वाटर है, यानी भूमिगत जल, यानी भूमि के नीचे से जो हम पानी निकालते हैं। और वो पानी नॉर्मली कैसे बनता है, जब बारिश होती है तो कुछ पानी रिस करके पृथ्वी में नीचे चला जाता है। और आपने पत्थरों के अलग अलग टाइप तो सुनी ही है, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से पानी को पास नहीं होने देते और वो पानी वहाँ कलेक्ट हो जाता है, फिर हम उसे समरसीबल या हैंडपंप के द्वारा या कुओं के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं और यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका बताया है, इसके अलावा फ्रेश वाटर से मतलब है बेटा आपकी नदियाँ, क्योंकि नदियों का पानी ही ऐसा होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी का 71% एरिया जो है पानी से ढका हुआ है, लेकिन ज़्यादातर एरिया में क्या है, ओशियंस है, खारा पानी है जो हम यूज़ नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसको हम नदियों का पानी ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो मीठा होता है, उसको हम पीने में, खेती बाड़ी में, खाना बनाने में, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड इज़ यूजफुल टू अस इन नंबर ऑफ वे। पानी जो है वो सपोर्ट करता है, यानी पानी जो है हमें सहारा देता है हमारी पृथ्वी पर जीवन चलाने के लिए, और इसीलिए कई प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर से मतलब है मीठा पानी, जैसे नदियों का या आप कुओं से खोद कर जो निकालते हो, तो ये जो पानी है, ताज़ा पानी या मीठा पानी जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, डोमेस्टिक होता है घरेलू कामों में नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, सारे काम आ जाते हैं आपके। पौधों में पानी देना, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में, क्योंकि हम जब फसल लगाते हैं उसको पानी देना पड़ता है। इंडस्ट्रीज़, कोई भी उद्योग धंधा लगेगा वहाँ भी क्या चाहिए, पानी चाहिए, इसमें इस्तेमाल होता है। इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पानी का इस्तेमाल हम बिजली बनाने में करते हैं। बिजली बनाने में कैसे करते हैं, अब नदियों में पानी बह रहा है, उस पर हम क्या बना देते हैं, बांध, आपने सुना भी है, डैम बना देते हैं, और डैम की ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है, जिससे नीचे जनरेटर लगे होते हैं, वो टरबाइन घूमती है, जिससे क्या बनती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी का इस्तेमाल हम क्या करने में करते हैं, बिजली बनाने में, लाइट बनाने में। इसके अलावा समुद्रों में देखो आपके टाइड्स आते हैं, ज्वार और भाटा आते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये इसका इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी करते हैं और इसके अलावा अपने डेली यूज़ में भी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये यातायात में भी काम आता है। यातायात में जैसे सड़कों पर आपकी बसें चलती हैं, ट्रेन ट्रैक पर चलती हैं, ऐसे ही समुद्र में क्या चलती हैं, पानी वाली जहाज़। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें सड़कों को बनाना पड़ता है, ट्रैक को बिछाना पड़ता है, लेकिन वाटर वेव्स में, यानी हम समुद्री मार्ग से या नदियों से कहीं आते जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसका जो रूट है, यानी उसका रास्ता हमें मेंटेन करने की, रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानी पर कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं करना पड़ता। हमारा खर्चा सिर्फ लगता है पोर्ट बनाने में, बंदरगाह बनाने में और जहाज़ वगैरह बनाने में। तो ये इसका बेनिफिट है और ये सस्ता भी पड़ता है। इट इज़ अवेलेबल ऑन लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, ये पानी उपलब्ध होता है हमें पृथ्वी पर वाटर साइकिल के द्वारा। अब देखो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, वाटर साइकिल वो होती है जब पानी क्या करता है, पानी जब धूप पड़ती है सूरज की तो गर्म होकर भाप बनकर वेपोरेट होकर कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो ऊपर उठेगा, फिर ज़्यादा पानी की मात्रा, वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसका कंडेंशन हो जाता है, यानी वो संघनन हो जाता है। संघनन मतलब छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है, और फिर जब ज़्यादा हैवी हो जाता है तो प्रिक्सेप्शन यानी रेन के रूप में वो क्या करेगा, पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। फिर से पानी गर्म होगा, भाप बनेगी, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से बारिश के रूप में नीचे आएगा। इस तरह से वाटर साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पानी की मात्रा सेम बनी रहती है। सेकंड इसमें बताया है, ओशियन प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स। इसके अलावा पानी से हमें बहुत से फूड यानी खाने का सामान मिलता है, जैसे जो मछलियाँ खाते हैं हम, जो लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, उनको मीट वगैरह मिलता है, मछली मिलती है वहाँ से। हम नमक खाते हैं अपने खाने में, वो भी समुद्र से मिलता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे और खनिज हैं जो हमें मिलते हैं। खाने की चीज़ें तो ये हो गई ना, इसके अलावा खनिजों में देखिए, खनिजों में पेट्रोलियम निकाला जाता है, इसके अलावा आपके पल्स, मोती वगैरह भी इससे मिलते हैं, तो बहुत बेनिफिट है हमारे लिए ओशियंस का। सेकंड है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट एनवेलप द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर।
ब्लैंकेट होता है कंबल। देखो आपको सर्दी लग रही है और आपने कोई कंबल ओढ़ लिया तो आप चारों तरफ से ढक जाओगे ना, उसके अंदर छिप जाओगे। ऐसे ही हवा को हम देख तो नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी को भी हवा चारों तरफ से घेरे हुए है। जैसे हम कंबल ओढ़ के उसके अंदर छुप जाते हैं, ऐसे ही पृथ्वी को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? अलग अलग गैसों ने, हवाओं ने, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इट एग्जैक्ट थिकनेस इज unknown, but we consider it up to 1600 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है, यानी हवा की थोड़ी बहुत मात्रा बहुत ऊंचाई तक फैली हुई है, लेकिन हम इसकी एवरेज जो मानते हैं ना, थिकनेस मतलब गहन सघनता। सघनता का मीनिंग है कि हवा की ज़्यादा मात्रा जो मिलती है हमको 1600 किलोमीटर तक मिलती है। यानी पृथ्वी के इक्वेटर जो आप पढ़ते हो, इक्वेटर भूमध्य रेखा से लेकर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिलती है? हवा मिलती है। द ग्रेविटी फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड इट। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हवा को अपने साथ खींच के रखता है। पृथ्वी पर सारी चीज़ें उसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो है। हम पृथ्वी से चिपके रहते हैं, हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो तुरंत नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ खींचता है, ऊपर नहीं जाने देता, उसको वापस नीचे ले आता है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 78% है। यानी टोटल अगर हम 100% गैसों का लगा लें तो उसमें 78% आपकी नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो हम जीवनदायिनी गैस कहते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, वो 21% है। द रेस्ट और बाकी की जो आपकी हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये बच गई, ये 1% है। यानी टोटल 78% ऑक्सीजन ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। बाकी जो बच गई वो बहुत सारी गैसें हैं, आर्गन, क्रेप्टन, हीलियम, मीथेन, वो सारी मिक्सचर है, वो 1% है। सब्सटेंस लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। 1% जो बच गए वो मैंने बताया ना, अदर गैसेस बच गई, वाटर वेपर्स जलवाष्प बच गए, स्मोक धुआं बच गया, डस्ट पार्टिकल धूल कण। आप नॉर्मली देखना टॉर्च वगैरह जब जलाते हैं हम, रात के समय जला के देखना तो सामने छोटे छोटे उड़ते हुए दिखते हैं आपको कण। वो सारे धूल कण होते हैं जिन्हें हम आंखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन लाइट या कोई आपके घर में रोशनदान सा हो और कमरे को बंद करते तो उसमें से देखो आपको रोशनी आएगी तो आपको छोटे छोटे उसमें दाने से भी नजर आते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो बेटा आज के लिए आपका इतना है, आपको ये लेसन यहाँ तक रीड करना है, ये आज का आपका वर्क है। थैंक यू।